If you are pursuing the IGNOU Certificate in Anti-Human Trafficking CAST program and have reached the BLEP 034, yes, BLEP 034 field-based project work, then this video is for you. In this video, I will explain everything you need to know about the BLEP 034 project, including eligibility, how to select a suitable topic, how to prepare the synopsis, the complete project report format, fieldwork requirements, submission process, documentation, and the common mistakes you should avoid. So watch this video till the end. Watch this video till the end to complete your project correctly and without any confusion. Okay. So this is the guideline of BLEP 34 field based project, जो कि सर्टिफिकेट इन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कोर्स के अंदर का प्रोजेक्ट है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर गाइडलाइन, इसके टेबल ऑफ कंटेंट में हम आते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स इसके अंदर दे रखे हैं. ठीक है. फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ BLEP 034. ठीक है. उसके बाद ड्राफ्टिंग अ सिनॉप्सिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ड्राफ्टिंग ऑफ सिनॉप्सिस. उसके बाद ड्राफ्टिंग अ रिसर्च पेपर. रिसर्च पेपर इट मींस द फाइनल प्रोजेक्ट. ठीक है. एडिशनल गाइडलाइंस एंड समरी. तो इसमें 18 पेज का ये गाइडलाइन है. ठीक है. और ये सारी बातें इसमें दे रखी हैं. तो सबसे पहले हम आएंगे किस चीज पे, सिनॉप्सिस. राइट. व्हाट इज अ लीगल रिसर्च, ड्राफ्टिंग अ सिनॉप्सिस. ठीक है. पहले हम जानेंगे कि सिनॉप्सिस क्या होता है. ठीक है. एंड हाउ कैन इट बी ड्राफ्ट. ओके. तो सेलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक. तो सिनॉप्सिस ड्राफ्ट करने से पहले ऑब्वियस है कि हमारे पास एक रिसर्च का टॉपिक होना चाहिए. राइट. तो रिसर्च के टॉपिक के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू मीट योर सुपरवाइजर. ठीक है. सुपरवाइजर से मिलके अपना जो टॉपिक है वो डिस्कस करना है, देन उसको फाइनलाइज करना है. ठीक है. चलो गाइडलाइन इसके बारे में क्या कहते हैं, let's read. Find a research topic pursuant to your subject. While selecting a topic, it is always better to select something that you have always wanted to know more about. For instance, if you are interested in the issues of girl working as domestic service in South Delhi, law and present position, yes, you can choose the topic pursuant to the same. Okay. So इसका कहने का मतलब ये है कि you should always be taking a particular topic. उसी टॉपिक पे काम करो जिस पे आप खुद इंटरेस्टेड हो या वो पर्टिकुलर टॉपिक आपसे कहीं ना कहीं रिलेटेड हो. ठीक है. जिससे क्या होगा कि उस टॉपिक के लिए आप इंटरेस्टेड रहोगे और उस पर जब काम करोगे, जब प्रोजेक्ट रिसर्च करोगे, तो आपको मोटिवेटेड फील होगा. ठीक है. नाउ लेट्स गो, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग टॉपिक. ठीक है. So you will be spending a lot of time on a research paper, so it is particularly important to select a topic that you really enjoy working with. So यहाँ भी वही बात है. ठीक है. To make your project success, you will have to ensure that the topic is strong as well as enjoyable. Unfortunately, you might find a topic that you like a lot and go on to develop a strong thesis with no trouble at all. Then you find yourself spending your time and finally realize that you are facing one or two problems. तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स यू माइट फेस, मतलब कि जब आप काम करोगे तो ये आपको दो प्रॉब्लम फेस कर सकते हो. दैट यू रियलाइज दैट वेरी लिटिल मटेरियल इज अवेलेबल. ठीक है. यू मे फाइंड दैट द रिसर्च डज नॉट सपोर्ट योर थीसिस. ठीक है. तो ये दो प्रॉब्लम्स कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि रिसर्चर्स फेस करते हैं. तो इसके लिए क्या करना है, जब आप टॉपिक सेलेक्ट करोगे तभी आप ये रिसर्च करो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो मटेरियल्स चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं. ठीक है. आप रिसर्च करोगे पहले मटेरियल्स के लिए ताकि अपने रिसर्च में आप वो डाल सको. ठीक है. उसके बाद यू मे फाइंड दैट द रिसर्च डज नॉट सपोर्ट योर थीसिस. ठीक है. तो ये पहले आपको फैक्ट करना होगा कि आपका जो रिसर्च है वो आपके थीसिस से रिलेटेड है या नहीं है. ठीक है. तो इसके लिए अपने गाइड से रेगुलर कांटेक्ट में रहें और उनसे डिस्कस करते रहें कि जिस सिनेरियो में भी आप फंसे हो वहां से निकला कैसे जाए. ठीक है. या फिर जहां पे आपको कंफ्यूजन है वो आप क्लियर कर सकते हो अपने सुपरवाइजर के साथ. अगर आपको सुपरवाइजर नहीं मिल रहे हैं तो आप हमसे भी कांटेक्ट करके
पूछ सकते हो जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द व्हाट्सएप नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन, और यू कैन ऑल्सो कॉमेंट ऑन द कॉमेंट बॉक्स, ठीक है। नाउ फ्रेमिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रिसर्च, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रिसर्च के लिए कि आप ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म करोगे, ठीक है। तो आपके रिसर्च से रिलेटेड 3 या 4 ऑब्जेक्टिव्स आपको फॉर्म करने होते हैं। चलो ठीक है, गाइडलाइन क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव डिफाइंस द पर्पस ऑफ रिसर्च। व्हाइल लिस्टिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, वन मस्ट क्लियरली स्टेट प्रॉब्लम that the paper aim to address. The objective may also be called research problem or research question, ठीक है। तो यहाँ पे वही पे बात आ रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो जो जिस प्रॉब्लम पे आप स्टडी कर रहे हो उसको क्लियरली डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। तो वो उसका कैरेक्टर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। One of the question will turn into a thesis statement after a while when some preliminary research has already been conducted. However, it should be kept in mind that this particular objective will be converted to a statement from a question from while framing a thesis statement, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे लिमिट द स्कोप ऑफ योर रिसर्च, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये बात हो रहा है आपके स्कोप ऑफ द रिसर्च को लिमिट करने के लिए। तो ये क्यों होता है, ठीक है। आप ऑब्वियसली अगर आप किसी एरिया पे रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, तो आप लाइक पूरे कंट्री को नहीं ले सकते। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, पूरा इंडिया का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यू कैन नॉट सेलेक्ट एंटायर इंडिया। सेलेक्ट तो कर सकते हो बट आपको उसके लिए डेटा चाहिए। आपका प्रोजेक्ट कितना लेंदी हो जाएगा वो आप सोचिए, ठीक है। तो इसीलिए आप जब स्कोप लिमिट करोगे अपने रिसर्च का, तो जैसे आप किसी पर्टिकुलर सिटी का के हो, ठीक है, तो आप उसका सिर्फ डेटा लोगे। जैसे मैं हैदराबाद का बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको अपने स्टडी को हैदराबाद तक लिमिट करना है, ठीक है। तो इन दिस वे आपका जो स्कोप है प्रोजेक्ट का उसको आपको लिमिट करना होता है ताकि उससे संबंधित जो डेटा है वो इजीली अवेलेबल हो जाए और आपका प्रोजेक्ट का स्कोप जो है वो भी कम हो ताकि उसको आप टाइम पे फिनिश कर पाए, ठीक है। उसके बाद है फ्रेम योर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है ये आपको पता नहीं होगा। हाइपोथेसिस इज अ सजेस्टेड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम आफ्टर आइडेंटिफाइंग द पर्पस ऑफ द रिसर्च। वन मस्ट फोकस ऑन अ स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड, ठीक है। तो हाइपोथेसिस हम पहले से एज्यूम करते हैं कि ऐसा पर्टिकुलर कंडीशन लाइक उस पर्टिकुलर एरिया में ऐसा कंडीशन ऑलरेडी मौजूद है या फिर नहीं है, ये हम पहले से अज्यूम करते हैं, उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है, ठीक है। तो जो हाइपोथेसिस है आपका ऑब्जेक्टिव या फिर रिसर्च जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस इंटर रिलेटेड होना चाहिए किसी भी रिसर्च के अंदर, ठीक है। और हाइपोथेसिस लिखने का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, तो वो आपको फॉलो करना है व्हाइल राइटिंग योर हाइपोथेसिस, ठीक है। फाइंड योर सोर्सेज। तो ये बेसिकली फाइंड योर सोर्सेज का मतलब है बेसिकली आप जो डेटा कलेक्ट करोगे वो किस सोर्स से करोगे, सेकेंडरी डाटा से करोगे या फिर प्राइमरी डेटा से करोगे, ठीक है। प्राइमरी डेटा का तो मतलब ये हो जाता है कि आप रिसर्च में सर्वे कर रहे हो या फिर इंटरव्यू कर रहे हो, उससे आप डेटा ले रहे हो, या फिर सेकेंडरी डेटा लाइक आप इंटरनेट से ले रहे हो या फिर किसी के ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट से ले रहे हो या फिर गवर्नमेंट का डेटा है उससे ले रहे हो, तो ये हो जाता है डेटा सोर्सेज, ठीक है। फाइंड योर सोर्सेज, आप कहाँ से अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हो वो आपको फाइंड आउट करना है। डिटरमाइन योर मेथोडोलॉजी। तो मेथोडोलॉजी क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो यू कैन गो टू माय चैनल एंड वॉच द वीडियो देयर। आपको डिटेल में रिसर्च मेथोडोलॉजी का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारी बातें क्लियर मिलेंगी, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी जिसमें हम क्या क्या रखते हैं, रिसर्च का डिज़ाइन क्या होगा, नेचर एंड सोर्स ऑफ डेटा क्या होगा, सैम्पल एंड सैम्पलिंग टेक्निक क्या होगा, उसके बाद टूल्स टू बी यूज फॉर डेटा कलेक्शन, कौन सा टूल्स हम डेटा कलेक्शन का यूज करेंगे लाइक क्वेश्चन यूज करेंगे या फिर इंटरव्यू या फिर कोई पर्टिकुलर टूल किसी ऑथर के द्वारा जो दिया गया है वो हम यूज करेंगे, वो आएगा टूल्स टू बी यूज फॉर डेटा कलेक्शन। उसके बाद डेटा हैंडलिंग एंड एनालिसिस, लाइक कैसे हम डेटा एनालिसिस करेंगे, टेबल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ्स वगैरह सारी बातें मेथोडोलॉजी के अंदर आती हैं, ठीक है।
उसके बाद स्टार्ट राइटिंग द सिनॉप्सिस। ठीक है, अब हम जो है ये बात करेंगे कि सिनॉप्सिस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हमको डालने हैं, राइट। तो सबसे पहले तो टाइटल आप समझ लो। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है टाइटल, ये नंबर है टाइटल। ऑब्वियसली टॉपिक ऑफ द स्टडी इज योर टाइटल। ठीक है, तो टाइटल आपको किसके के साथ डिस्कस करना है, सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करके फाइनल करना है। ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे बैकग्राउंड। यू मस्ट ब्रीफली प्रेजेंट अ बोर्ड फ्रेमवर्क ऑफ योर रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, बैकग्राउंड में। उसके बाद डेफिनेशन, रैशनल एंड स्कोप ऑफ द स्टडी। तो क्या क्या डालना है, डेफिनेशन, रैशनल ऑफ द स्टडी, क्यों आप स्टडी कर रहे हो, और स्कोप आपको मैंने बताया था कि आपका जो स्टडी है उसका स्कोप कितना है, वो आपको लिखना है। यू शुड क्लियरली डिफाइन द इश्यूज दैट योर रिसर्च पर्टेन्स टू एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द रैशनल ऑफ द स्टडी। यू मस्ट clearly define the limits of your research. In this section you must clearly list out the objectives as well. ठीक है, तो ऐसे करके आपको इसमें ऑब्जेक्टिव्स ही डालने हैं। उसके बाद आता है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। अगेन अगर आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है ये पता नहीं है, इससे रिलेटेड भी एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। यू कैन वॉच दैट वीडियो, यू विल गेट टू नो हाउ टू राइट द रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड व्हाट इज एक्चुअली द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सो अगर आपको नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऐसे स्टडीज होते हैं जो कि जो आपने जो टॉपिक लिया है उससे रिलेटेड ऑलरेडी जो स्टडीज हो रखी होती हैं उसी टॉपिक के आसपास में। ठीक है, तो वैसे स्टडीज को हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर रखते हैं। ठीक है, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है राइटिंग का, उसी अनुसार रिसर्च मेथोडोलॉजी, सॉरी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद रिसर्च प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस लिखना है। उसके बाद रिसर्च मेथड। ठीक है, तो रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली क्या होता है, अगर आप रिसर्च प्रॉब्लम प्रॉपर्ली नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो ये क्लियर नहीं होगा कि आप किस चीज़ पे काम करना चाहते हैं। तो बेसिकली रिसर्च प्रॉब्लम इज अ स्पेसिफिक इश्यू, डिफिकल्टी, gap in a knowledge or area of concern that a researcher seeks to investigate through systematic inquiry. ठीक है, it forms the foundation of a research study by identifying what needs to be explored, analyzed or solved. A clearly defined research problem helps determining the objectives, research question, methodology and scope of the study. ये सारी बातें रिसर्च प्रॉब्लम में ऑलवेज आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम रिसर्च मेथड का देखेंगे। ये गाइडलाइन जो भी कहती हो, लेकिन रिसर्च मेथड क्या होता है पहले हम ये जानेंगे। तो रिसर्च मेथड इज अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर, राइट, सिस्टमेटिक प्रोसीजर or technique used to collect, analyze and interpret data in order to answer research question or solve the research problem. Basically, research method include various approaches such as survey, interviews, observation, experiment, case studies and statistical analysis depending on the nature and objective of the study. तो ये होता है रिसर्च मेथड। ठीक है, रिसर्च मेथड लिखने के बाद अब आप आ जाओगे टेंटेटिव चैप्टर्स पे। तो टेंटेटिव चैप्टर्स में वो चैप्टर्स लिखने हैं जो कि आप प्रोजेक्ट में, अपने रिसर्च में, फाइनल प्रोजेक्ट में रखोगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा टेंटेटिव चैप्टर्स, और उसको आपको डिफाइन भी करना है कि किस चैप्टर के अंदर आप क्या क्या डालोगे। लास्ट में बिब्लियोग्राफी लिखना है। ठीक है, और बिब्लियोग्राफी आपको हमेशा एपीए फॉर्मेट में ही लिखना है। ठीक है, ये जो बिब्लियोग्राफी में आप रेफरेंसिंग करोगे या फिर कहीं भी आप सिटेशन डालोगे तो आपको ये इसी के रिगार्डिंग बोल रहा है। जस्ट अ मिनट, ओके, एक मिनट एक मिनट। There are two parts of citation and references in your paper. First is the way you cite the item within the body of the paper when you are discussing it. Second is the way you list the complete reference. So basically first में तो आप जैसे इंट्रोडक्शन लिखोगे तो साथ में इन टेक्स्ट सिटेशन डालना है कि कहाँ से आप वो ले रहे हो, और दूसरा जो है जो बिब्लियोग्राफी के अंदर आप लिस्ट करोगे वो पूरे प्रोजेक्ट या सिनॉप्सिस का रेफरेंस होगा। ठीक है, जो आप बिब्लियोग्राफी में एपीए फॉर्मेट में डालोगे। तो ये दो किस्म के सिटेशंस या फिर रेफरेंसिंग आपको करने होंगे अपने सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। ठीक है, और ये जो रेफरेंसिंग स्टाइल है ऐसा ही आपको रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी डालना है जो मैं इसमें दे रखा है। ठीक है, तो ये सिनॉप्सिस का जो फॉर्मेट है वो हो गया। ठीक है,
अब हम प्रोजेक्ट के ऊपर आएंगे कि प्रोजेक्ट में क्या क्या होगा, प्रोजेक्ट का जो चैप्टर, जो टेंटेटिव चैप्टर्स हैं वो क्या क्या होंगे, ठीक है। तो उस पर हम बात करेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर जो चैप्टर्स होंगे, वो फर्स्ट चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा होगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तीसरा होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी। उसके बाद चौथा होगा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। उसके बाद फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड सजेशंस। ये सारी चैप्टर्स आपके प्रोजेक्ट के अंदर होने चाहिए। सिनॉप्सिस का कंटेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इसके अलावा भी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा एज पर द गाइडलाइन, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ एनेक्सर्स देखेंगे जो कि अटैच करने होते हैं प्रोजेक्ट के साथ में, ठीक है। तो ये हो गया सर्टिफिकेट एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेम ऑफ द कैंडिडेट टर्म पेपर। अच्छा, ये प्रोजेक्ट के लिए नहीं, हाँ ये डिक्लेरेशन पेज आपको प्रोजेक्ट के साथ लगाना होता है, ठीक है। ये डिक्लेरेशन पेज आ जाएगा। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आएगा। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स। उसके बाद चैप्टराइजेशन ये यहाँ पे दे रखा है, देखिए जैसे मैंने बताया था आपको, ये इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा, रिव्यू ऑफ रेलिवेंट लिटरेचर, ऐसे ही करके पूरा आपको चैप्टराइजेशन करना है एज पर द गाइडलाइन, ठीक है। सो आई थिंक मैंने जितने भी क्वेरीज थे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन then you can comment in the comment box. Okay, so this was the complete guidance for BLEP 034 field-based project work under the certificate in anti-human trafficking program. I hope this video has cleared all your doubts regarding the project. If you still have any question, feel free to ask them in the comment. If you need help with your synopsis, project report, formatting, or any project related guidance, you can contact us on the WhatsApp number given on the screen, that is 7042915615. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel. Also press the notification bell so that you never miss an update on IGNOU projects, assignment, practicals and other academic guidance. Thank you for watching and I will see you in the next video.